हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बच्चों शब्द विचार यानी कि इटिमोलॉजी पर वीडियो पढ़ेंगे। जैसे कि जग, माला, हिरन, ये सब क्या होता है, अलग अलग वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। वर्ण क्या होते हैं बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था क ख ग घ, ये सभी वर्ण होते हैं। और जब ये मिल जाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्वर के साथ, तो ये अलग अलग शब्द बनाते हैं। जैसे जग जो शब्द है वो ज और उसमें स्वर मिला अ, और फिर ग और अ मिल करके जग बना। इसी तरह से माला में म में आ का स्वर लगा तो माँ बना, और फिर ल में आ का स्वर लगा तो ला बना। तो इस तरह से ये दो वर्ण और दो स्वर मिल करके शब्द बना माला। इसी तरह से हिरन, ह में छोटी ई का स्वर, फिर र में अ का स्वर, फिर न में आ का स्वर मिल करके हिरन बना। तो इस तरह से जब कोई भी शब्द होता है वो कई वर्णों के मिलाने से बनता है। तो ये बात ध्यान रखने की है बच्चों, यहाँ पर वर्णों के मिलने से जो शब्द बनता है उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि जग, माला, हिरन, तो ये सब क्या है, एक उनका मीनिंग है कि जग एक चीज़ का नाम है, माला होती है, हिरन एक जानवर का नाम है। लेकिन हम कोई ऐसा शब्द अगर बनाते हैं वर्णों के मिलने से जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर मलक मलक शब्द बन गया, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है, तो इस तरह के शब्दों को हम क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो इसलिए दो या दो से ज़्यादा वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। सार्थक मेल मतलब जिनके मिलने से कोई अर्थ वाला शब्द बनता है, उसको हम शब्द कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल या दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से जो सार्थक अर्थ वाला शब्द बनता है उसको हम शब्द कहते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि शब्दों के भेद। शब्द कितनी तरह के होते हैं। शब्दों को बच्चों कई आधार पर बांटा गया है। पहला उनकी बनावट के आधार पर कि वो किस तरह से बने हुए हैं, दूसरा उनकी उत्पत्ति के आधार पर और मतलब कहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं, और तीसरा वो कहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं उसके आधार पर, और चौथा उस शब्द के अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम किसी भी शब्द की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो इस आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द हैं वो चार तरह के माने गए हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों संस्कृत, पहले हमारी भाषा क्या थी, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हैं जो हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। इन शब्दों में इनमें कोई बिना चेंज किए, बिना परिवर्तन किए उनको हम यूज़ में लाते हैं। जैसे कि आम्र, आम को बोलते हैं, घृत, रात्रि, अग्नि। तो अगर हम इन शब्दों को एज इट इज़ यूज़ करते हैं संस्कृत के शब्दों को, तो उसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। दूसरे होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव का मीनिंग होता है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड मतलब जैसे संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिनको परिवर्तन करके हम यूज़ में लाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे आम्र का हमने क्या बना दिया, आम। अगर हम आम लिखते हैं तो ये तद्भव शब्द हो गया, लेकिन अगर हम आम्र लिखते हैं तो ये तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत का भाषा का शब्द है, उसी भाषा में उसी तरह से प्रयोग किया गया है। इसी तरह से घृत को अगर हम घी लिखते हैं तो ये तद्भव शब्द हो गया। अग्नि को आग और रात्रि को रात, तो ये तद्भव शब्द हो गए। अब हम यहाँ पर कुछ शब्दों की तत्सम और तद्भव रूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे तत्सम शब्द स्वर्ण का तद्भव मीनिंग हो गया सोना। इसी तरह से चर्म तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप हो गया चमड़ा। ग्राम का गांव, उच्च का ऊंचा। तत्सम शब्द दधी। ये जो जितने भी तत्सम शब्द हैं ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और उसका तद्भव रूप हो गया दही। उल्लूक, उल्लूक का उल्लू। इसी तरह से आलस्य तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है आलस। इसी तरह काक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है कौवा। इसी तरह से बाकी के तत्सम शब्दों के अलग अलग तद्भव मीनिंग वर्ड हैं जिनको कि हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरे वर्गीकरण जो है वो है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज मतलब होता है
नेटिव वर्ड्स मतलब जो पड़ोस के वर्ड हैं, मतलब कि जो स्थानीय भाषाएं होती है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा बोलियां बोली जाती हैं। तो स्थानीय बोलियों से जो जगह कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में जगह पर बोली जाती हैं बोलियां, उन स्थानीय बोलियों से जो हिंदी भाषा में कुछ शब्द आ गए हैं, ले लिए गए हैं, जिनको कि हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पगड़ी, जूता, खिचड़ी, पापड़, फटाफट, पटाखा, ये सब स्थानीय बोलियों के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, मान लिया गया है जिनको। उसके बाद होते हैं दूसरे विदेशी शब्द या फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं? जो कि दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए, जैसे इंग्लिश से आ गए, जैसे स्कूल, साबुन, पादरी, बाजार। तो ये क्या हो गए? विदेशी शब्द हो गए, क्योंकि ये दूसरी भाषाओं के शब्द हमने हिंदी में ले लिए। तो अलग अलग भाषाओं से हिंदी में कुछ विदेशी शब्द जो आए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा से कौन से शब्द आए हैं? अंग्रेजी से बैग, डॉक्टर, पुलिस, कोर्ट, ये सब इंग्लिश वर्ड हैं, लेकिन हम हिंदी में भी उनको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। दूसरा, फारसी भाषा से कौन से शब्द आए हैं? ज़मीन, गवाह, कागज़, आसमान, कारीगर, बुखार, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, तो इनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। तीसरा, पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कौन से हैं? गोदाम, बाल्टी, साबुन, अचार, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। इसके बाद कुछ हैं तुर्की शब्द, जो तुर्की भाषा से आए हैं, तुर्की देश से आए हैं। जैसे कैंची, बेगम, कालीन, चाकू, बारूद, सराय, काबू, गलीचा, ये सब तुर्की शब्द हैं। इस तरह से अलग अलग विदेशी शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरी तरह के शब्द जिनको अर्थ के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। अर्थ मतलब शब्दों के मीनिंग के आधार पर। जैसे कि दो तरह के शब्द होते हैं जिनको अर्थ के आधार पर बांटा गया है। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? स अर्थ, मतलब अर्थ के सहित, यानी कि जिनका कुछ मीनिंग होता है। तो वो वर्णों का समूह जो किसी अर्थ को बताता है उसको हम सार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे लड़की, हवा, अमीर, पर्वत, ये सब सार्थक शब्द हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है। तो सार्थक शब्दों को फिर हमने 4 भागों में बांटा है। पहला पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कोई भी वो शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, जिनका मीनिंग सेम होता है, उनको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे कि नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, ये सब शब्द हैं जिनका कि मीनिंग एक ही होता है। इसके बाद दूसरे होते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब होता है जिनका अर्थ एक दूसरे से उल्टा होता है, विपरीत होता है, उनको हम विलोम शब्द बोलते हैं। या विपरीतार्थी शब्द बोलते हैं। विपरीतार्थी मतलब जिनका अर्थ एक दूसरे से विपरीत है या उल्टा है। जैसे आना जाना, आना का अलग मीनिंग है और उसका विलोम शब्द क्या हो गया? जाना। जीवन मृत्यु, मान अपमान, तो ये कुछ विलोम शब्द होते हैं। तीसरे तरह के शब्द होते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द मतलब वो शब्द जो हमेशा एक ही अर्थ बताते हैं, एक ही मीनिंग होता है जिनका, उन्हें एकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे कागज़, गमला, हवा, आकाश, तो इन शब्दों का एक ही मीनिंग होता है हमेशा। कुछ शब्द होते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब जो अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग किए जाने पर अलग अलग अर्थ बताते हैं। जैसे कि कर को हम हाथ बोलते हैं, कर टैक्स को भी बोलते हैं, कर करने को भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो ये कर शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है। इस शब्द के बहुत सारे मीनिंग हैं, अर्थ हैं, अलग अलग जगह पर प्रयोग करने के हिसाब से हम इसका अर्थ मान लेते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। इसके बाद सार्थक शब्द के बाद दूसरा शब्द होते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, उनको हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो तुकांत शब्द के रूप में इनका प्रयोग हमेशा सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कि खाना वाना, तो यहाँ पर खाना का तो मीनिंग है, ये तो सार्थक शब्द है, लेकिन ये जो वाना है ये निरर्थक शब्द है क्योंकि इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह चाय वाय, पानी वानी, तो ये निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। इसके बाद तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर शब्द।
मतलब कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है उसके बेस्ड हम शब्दों को बांटते हैं। तो वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, जैसे कि एक तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। मतलब कि वाक्यों में बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वाक्य में वो शब्द जिनका शब्द में चेंज हो जाता है किसी भी लिंग के हिसाब से। मान लो मेल है, कोई पुरुष है, उसके लिए अलग शब्द यूज़ होगा, कोई स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्द यूज़ होगा। एक चीज़ है, एक वस्तु है, उसके लिए अलग शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि गमला, एक गमला या एक गमला, बहुत सारे गमले, कारक काम के आधार पर। तो इस तरह से जो शब्द वाक्य में इन चीज़ों के आधार पर बदल जाते हैं उनको हम विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे बालक चलता है और बालिका चलती है, तो यहाँ पर लिंग के हिसाब से चेंज हो गया। बालक पुरुष जाति का शब्द है तो हमने लिखा चलता है, और बालिका लड़की स्त्रीलिंग जाति का शब्द है तो हमने लिखा चलती है। तो ये शब्द जो परिवर्तन हो रहा है लिंग के आधार पर, इस तरह के शब्दों को हम विकारी शब्द बोलते हैं। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने एक वचन और बहुवचन के आधार पर शब्दों को परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हम विकारी शब्द बोलते हैं। और तो इस विकारी शब्द जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं: संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर और क्रिया के आधार पर। तो यहाँ पर हमने ये जो पढ़े ऊपर जो दो उदाहरण, ये क्रिया के आधार पर हो गए। इसके बाद अगला पढ़ते हैं हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका वाक्यों में प्रयोग करते समय शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, या किसी भी कारण से उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ा और घोड़े तेज दौड़े। तो आपने देखा यहाँ पर घोड़ा और घोड़े, उनका संख्या परिवर्तन हो गया, वचन बदल गया, यहाँ एक वचन है या बहुवचन है, लेकिन ये जो शब्द तेज है इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये यहाँ पर भी तेज था और यहाँ पर भी तेज है। तो इस तरह के शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता है उनको हम अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे आओ अंदर आ जाओ, अंदर लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग हो रहा है तो हमने अंदर वर्ड यूज़ किया, और अंदर लोग बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो भी अंदर वर्ड सेम रहा। तो इस तरह के शब्दों को हम अविकारी शब्द बोलते हैं। अब ये अविकारी शब्द भी चार तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयावधि बोधक। इसके बाद बच्चों हम रचना के आधार पर, रचना मतलब उनका जो बनावट है, जिस तरह से वो बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन है, उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो इस तरह के शब्द तीन तरह के होते हैं इसके आधार पर। जैसे पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द यानी कि रूटीन में जो हम शब्द यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वो फेमस शब्द जिनको कि हम अगर तोड़ देते हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की मदद से पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे मटर, मटर शब्द का अपना एक मीनिंग होता है, मटर सब्जी होती है, लेकिन अगर हम इसके टुकड़े कर दें, खंड कर दें, जैसे म अलग, ट अलग, र अलग, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई मीनिंग नहीं होता। तो इस तरह के शब्दों को हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। दूसरा होता है यौगिक शब्द यानी कि कंबाइंड शब्द। जब हम दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ करके कोई शब्द बनाते हैं तो उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। इनके अगर हम टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं, पार्टीशन करते हैं, तो उनका अपना मीनिंग होता है जो हमारे पार्टीशन में वर्ड आते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रधान और मंत्री। तो यहाँ पर प्रधान का अपना अलग मीनिंग है और मंत्री का अपना अलग मीनिंग है। तो इस तरह के शब्दों को हम यौगिक शब्द बोलते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? जिन शब्दों की रचना दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मिलने से होती है उनको, और जो किसी विशेष अर्थ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं।
जैसे हिम प्लस आलय, तो यहाँ पर हमने देखा कि दो शब्दों के मिलने से शब्द बना हिमालय। तो हिमालय क्या है? एक बर्फ़ का घर या एक अलग तरह का पहाड़ है। इसी तरह दश प्लस आनन, दश मतलब 10, दशानन, तो शब्द हमारा बन गया दशानन, मतलब जिसका अर्थ हो गया 10 सिर वाला। वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है रावण। 10 सिर वाला तो सिर्फ एक ही व्यक्ति था, और तो कोई होता नहीं है। तो इस तरह से दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मिलाने से जो शब्द बने और जिसका कोई विशेष अर्थ हो, कोई स्पेसिफाइड अर्थ हो, उसको हम योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। इस तरह से बच्चों हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि वर्णों के मिलने से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ण मिलकर जब कोई मीनिंग वाला, अर्थ वाला कोई शब्द बनता है तो उसको हम शब्द कहते हैं। और शब्दों को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। उनकी उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं, शुरुआत हुई है, उनका ओरिजिन कहाँ पर है। दूसरा उनका अर्थ के आधार पर, मतलब मीनिंग के आधार पर। तीसरा कहाँ पर वो प्रयोग किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, उसके आधार पर। और चौथा उनकी रचना यानी कि उनकी बनावट के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 तरह के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और अर्थ के आधार पर 2 तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। यानी कि एक वो शब्द जिनका मीनिंग होता है और दूसरे वो शब्द जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, वो सार्थक शब्दों के साथ यूज़ किए जाते हैं। तीसरा प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और चौथा रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा कि शब्द समूह, शब्द किस तरह के बने, किस तरह से बनते हैं, शब्दों कितनी तरह के शब्द होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।